वेलकम टू वेदांता IAS एकेडमी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने अभी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कराया और उसी क्रम में आज हम टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आप लोग ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सिस्टम ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट मतलब क्या है कि जो अधिक उत्पादन करते हैं, जो कम उत्पादन करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने कार्बन को बेच सकते हैं। द सिस्टम ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। आपको मालूम है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में साइन किया गया, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है उनको कम किया जाए। The system of carbon credit was implemented under Kyoto Protocol with the objective of reducing greenhouse gases emission. एकदम सही है ये। A carbon tax is a fee imposed on the carbon dioxide emitted from the burning of fossil fuel. एकदम सही है। In India, the carbon tax has been officially implemented as a cess on coal through the National Clean Energy Fund. तो पहला जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन फेनोमेना, आर्कटिक प्रबंधन परिघटना, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आर्कटिक प्रवर्धन परिघटना किससे संबंधित है। पहला है आइस एल्बिडो फीडबैक, हिम एल्बिडो प्रतिक्रिया। मतलब एल्बिडो क्या होता है मालूम है कि जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है वो वापस चली जाती है टकरा करके, एकदम सही है। इंक्रीज इन क्लाउड कवर इन आर्कटिक, ये भी सही है। चेंज इन ओशनिक सर्कुलेशन, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। विथ रेफरेंस टू ओजोन डिप्लीशन, अर्थात ओजोन का रिक्तीकरण हो रहा है, मालूम है आपको, और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1985 का। विथ रेफरेंस टू ओजोन डिप्लीशन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Ozone depletion potential represent the relative ability of any substance to destroy the ozone layer. Ozone depletion potential है वो क्या होता है, ओजोन परत को नष्ट करने का क्या है, एबिलिटी है उसका। मेजर रिलेटिव टू द कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये गलत है, आपको ये ऑप्शंस नहीं होगा। इन द स्ट्रेटोस्फेयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ClO, which deactivate क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा है। और तीसरा जो है वो ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 में बना था, वाज डिजाइन टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा वो सारी गैसें, पदार्थ जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं, उनसे संबंधित प्रावधान किए गए थे, उनको प्रोडक्शन को कम करना। तो इसमें ये 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओनली 2 and 3, बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोरल रीच एंड इंडेमिक स्पीसीज, अर्थात कोरल जो मूंगा जो जीव होते हैं वे, और इंडेमिक स्पीसीज मतलब जो स्थानीय जाति होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट इज द बेस्ट कंडीशन इन इंडिया, यानी कि कौन से वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जहां आपको कोरल मूंगा भी पाया जाता है और स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड सुंडालैंड, ये चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के। ठीक है, जहां सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, पश्चिमी घाट में मिलती है और श्रीलंका में। और इसके लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन भी दिए हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ध्यान से। इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ए स्पीसीज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर can be moved to the endangered category if its remnants are found in the world. ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। A genetic bottleneck is a phenomena where a severe reduction in species population result in reduced genetic diversity in the next generation. ये सही है। Keystone species are those with very high abundance. Abundance नहीं होता, इनकी संख्या कम होती है। तो इसमें पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। ठीक है। विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। बोथ आर एस्टेब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, एकदम सही है।
ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा ही आपको रिजर्व अर्थात संरक्षित एवं आरक्षित और सामुदायिक रिजर्व जो है उसकी स्थापना की गई है। और कंजर्वेशन रिजर्व आर एरिया दैट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वेयर कम्युनिटी रिजर्व एरिया आर दैट आर इंडिविजुअली और कम्युनिटी ओन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और ये गलत है, कंजर्वेशन रिजर्व आर दैट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नेशनल पार्क और बायोस्फीयर और सेंचुरी इसको डिक्लेयर करने का अधिकार है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो ये गलत है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कम्युनिटी रिजर्व इज कैरिड आउट बाय कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी, एकदम सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 1 और 3। In the following, in the context of the circular economy model, which of the following principle is the least relevant? Okay, designing waste and pollution out of the system, keeping products and material in use, regeneration, natural system, recycling only on, relying only on renewable resources। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी पर आधारित नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ना, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रोसेस इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द EIA प्रोसेस हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एकदम सही बात है कि भारत में जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसको 1976 के जो इन्वायरमेंटल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके द्वारा इसको बैक किया गया है। एट द स्क्रीनिंग स्टेज इटसेल्फ अ प्रोजेक्ट इज कैटेगराइज्ड इन कैटेगरी A एंड B। ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, गलत है नहीं, ये हाँ स्क्रीनिंग स्टेज में ही 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। स्कूपिंग रेफर्स टू डिफाइनिंग की इन्वायरमेंट कंसर्न एंड द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट दैट नीडेड टू बी फोकस्ड ऑन द EI। स्कूपिंग मेथड में इसके कुल 10 प्रोसेस होते हैं, उसमें एक प्रोसेस स्कूपिंग भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कितना इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करने जा रहा है वो आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके बारे में। तो इसमें आपको 8वां का तीनों सही है, 1, 2, 3 इसके सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन इज आर करेक्ट? इट इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स एंड इज ऑल्सो नोन एज एरोसेल, एकदम सही है। ठीक है। और इट डिपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड वार्म द एटमॉस्फेयर, एक भी सही है। जहां जहां ये बैठेगा वहां सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा, वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इट्स डिपोजिशन ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर इन द हिमालयन एंड आर्कटिक इंक्रीजेज द एल्बिडो, नहीं डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज नहीं करेगा एल्बिडो को। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 2, सी इज द आंसर। With reference to the fundamental difference between the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, Kyoto Protocol 1997 का है और पेरिस एग्रीमेंट कब का है? 2015 का है। Kyoto Protocol has legally binding emission reduction target only for developed countries, Annexure 1 में एकदम सही है। While the Paris Agreement applies equally to the all signatory countries, एकदम सही है कि जो Kyoto Protocol में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही क्या किया गया था, ये कहा गया था कि आप ही इमिशन को कम कीजिए। पेरिस एग्रीमेंट में सबको कहा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल यूज्ड टॉप डाउन अप्रोचेस वाइल द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड बॉटम टू टॉप, एकदम सही बात है ये। और द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एक्सटेंडेड थ्रू द डोहा एग्रीमेंट अमेंडमेंट्स, नहीं, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है। 10वां का क्या होगा? 10वां का आंसर जो है वो ए होगा। 11वां का क्वेश्चन क्या देखते हैं? विथ रेफरेंस टू ओजोन डिप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्रेजेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, एकदम सही है। लो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर, एकदम सही है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है। तो 11वां का आंसर जो होगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नहीं है। 1 और 2 सही है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम सर्विस एंड देयर टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट? पॉलिनेशन, सपोर्टिंग नहीं होता है ये। आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेगुलेशन है, एकदम सही बात है। बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोविजन है। फूड प्रोडक्शन प्रोविजनिंग है। तो जो 12 का है वो
सिर्फ 2 और 4 होंगे, फूड प्रोडक्शन प्रोविजनिंग है और बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोविजनिंग नहीं है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अर्थात वायुमंडल से कार्बन को सोखना, ये क्या है, रेगुलेटरिंग है। तो आंसर 2 और 4 होंगे इसमें, ठीक है। विथ रेफरेंस टू प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग इज परमिटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, एकदम सही है, ठीक है। नेशनल पार्क्स हैव अ हायर लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एकदम सही है। बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, दोनों करता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ करेगी, यूटी में करेगी, ठीक है। तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसमें तीनों सही है, ठीक है। 14 में देखते हैं, विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। टू बी डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, किसी भी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर ने 1988 में इसका कंसेप्ट दिया था। और किसी भी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तभी घोषित किया जाता है जब वहाँ 1500 एटलीस्ट 1500 क्या होना चाहिए, इंडेमिक आपको प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, इंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, इंडेमिक स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला सही है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट इंक्लूड ओनली द ईस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। द सुंडरलैंड हॉटस्पॉट विच इंक्लूड द निकोबार आइलैंड इज रिच इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एकदम सही है। तो आपको 14 का जो आंसर होगा वो 1 और 3 है। द इंडो बर्मा हॉटस्पॉट इंक्लूड्स ओनली द ईस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, नहीं है। ईस्टर्न हिमालय रीजन के अलावा भी आपको बर्मा का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो 14 का 1 और 3 होगा इसमें, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच जो गोल है जो पूरा करना है, द एसडीजी एम इज टू अचीव 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं, 2030 तक कंप्लीट करना है, एकदम सही है मिलियन डेवलपमेंट गोल का। एसडीजी 13 फोकस ऑन टेकिंग अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये भी सही है। जो एसडीजी का जो 13 नंबर का जो गोल है उसका मुख्य उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जाए। ऑल एसडीजी आर नॉन बाइंडिंग एंड वॉलंटरी इन नेचर, एकदम सही है। बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है, सभी देशों को अपने स्वेच्छानुसार करने हैं। तो इसमें 15 का डी आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 16 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज आर करेक्ट, ठीक है ना। तो 16 का देखते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइज टू प्रोड्यूसर्स अंडर विच दे मस्ट मीट टारगेट फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ देयर प्रोडक्ट, एकदम सही है। पहला पॉइंट एकदम सही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर अप्लाई टू प्रोड्यूसर्स। These rules completely prohibit the operations of the informal sector in handling, ये गलत है, ठीक है। सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर को ही नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्रांट्स ऑथराइजेशन फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग, एकदम सही है। तो 1 और 3 इसमें सही होगा। सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर को ही हैंडलिंग कोऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं गई है, फॉर्मल सेक्टर को भी है। 1 और 3 सही होंगे इसमें। 17 का क्या है, in the environmental impact assessment process in India, consider the following statement regarding public hearing. The purpose of public hearing is to record the views and concern of the local people likely to be affected by the project, एकदम सही है। environmental impact assessment में एक public hearing का भी कॉलम है। 10 जो उसके प्रोविजंस है उसमें पब्लिक हियरिंग यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातों को भी सुना जाएगा, एकदम सही है। द पब्लिक हियरिंग इज मैंडेटरी ओनली फॉर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स, ये गलत है, ठीक है। तो ये सही है। द पब्लिक हियरिंग इज चेयर्ड बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एकदम गलत है। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, 17 का 1 सही है, ठीक है, ओनली 1। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। इट इज एन इकोनॉमी दैट एम टू प्रमोट लो कार्बन इमिशन, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूसिवनेस, एकदम सही है। It considered natural capital as a key resource source and enhance human well-being while reducing environmental risk and ecological scarcity, एकदम सही है। It focus only on the development of renewable energy, ये गलत है। तो 18 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 और 2 सही होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, आपको रिन्यूएबल पे भी जो नॉन रिन्यूएबल है उस पर भी है। In India, which act of law provide the legal basis for clearing ecological sensitive area, ठीक है। तो 19 का क्वेश्चन देखिएगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया लीगल बेसिस जो है वो आपको 19 का देखिए
जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जिसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है, नहीं सॉरी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को क्या किया गया है, लीगल बेसिस प्रोवाइड किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विच विथ रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लायन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन इज लोकेटेड इन द गिर नेशनल पार्क, गुजरात, एकदम सही बात है। इट्स IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज इंडेंजर्ड, एकदम सही है। और इन इंडिया इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये तीनों सही है। एशियाटिक शेर के संरक्षण के लिए गुजरात में है नेशनल पार्क, और इंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN द्वारा, और 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू ओशन एसिडिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट अकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच इंक्रीजेज द pH लेवल ऑफ सी वाटर। डिक्रीज करेगा न कि इंक्रीज करेगा, तो ये गलत है। इट इज अ पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर मैराइन ऑर्गेनिज्म विथ कैल्शियम, एकदम सही है। फाइटोप्लैंक्टन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब CO2, एकदम सही बात है। तो इसमें जो 21 का है 2 और 3 सही है, यानी कि B सही है। 21 का आंसर क्या होगा, B होगा, क्योंकि pH लेवल को कम करता है न कि बढ़ाता है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंसीडर द फॉलोइंग। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ CO2 कंपेयर्ड टू द अदर गैसेस, एकदम सही है। मीथेन हैज़ अ हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन नाइट्रस ऑक्साइड, एकदम नहीं है। लॉन्गर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम किसका है, मीथेन का कम है, NO2 का बहुत ज़्यादा है। गैसेस विथ लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सच एज सल्फर हेक्साक्लोराइड पोजेज नेग्लिजिबल थ्रेट टू द क्लाइमेट चेंज, एकदम गलत बात है। तो 2 और 3 गलत है, इसमें सिर्फ पहला सही है। विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है ना, 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू क्लासीफाई देम। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, एकदम सही है। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, ये गलत है। हाई स्पीसीज रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी, तो 1 और 3 सही है, इसमें C सही होगा। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन से कोई मतलब नहीं है। और विश्व के जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं उसमें भारत का भी एक स्थान है। ठीक है, to ensure zero tolerance for pollution, what is the correct sequence of operation in a sewage treatment plant? Secondary treatment, primary treatment, tertiary treatment, नहीं होगा इसमें। पहला होगा 2 प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी, 2, 1, 3 होगा इसमें। आंसर विल बी B, पहले प्राइमरी करेंगे फिर सेकेंडरी देन टर्शियरी। विथ रेफरेंस टू इन situ एंड ex situ कंजर्वेशन, जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं उसमें इन situ होता है, ex situ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इन situ। इन situ में सीड बैंक ex situ का एग्जाम्पल है, सेक्रेड ग्रूव ex situ का इन situ का एग्जाम्पल है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इन situ का एग्जाम्पल है, बोटानिकल गार्डन ex situ का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, सेक्रेड ग्रूव एंड बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात पवित्र उपवन और बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, ये आपको इन situ का है। तो 2 और 3 ही इसमें सही होंगे। इसका आंसर क्या होगा, B होगा। Consider the following statement. A species is some endemic when it is restricted to a specific geographical region of the world, एकदम सही बात है। स्थानीय प्रजाति उसी को कहेंगे जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। इन इंडिया बालफक्रन नेशनल पार्क ऑफ मेघालय होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज, एकदम गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई इंडिविज्म मेक्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन लेस वल्नरेबल, नहीं। अगर इंडिविज्म ज़्यादा होगा तो कोई भी अगर बीमारी फैल जाए तो सारा प्रजाति को ही खत्म कर देगा, ये गलत है। तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, जो स्थानीय प्रजाति वो है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के बालफक्रन नेशनल पार्क जो है मेघालय में, वहाँ नहीं है। और अगर एक ही प्रजाति है तो वहाँ वो बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मेक्स देम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोस्टल इकोसिस्टम। Their high economic value and salt tolerance, their ability to prevent coastal erosion and protect against marine storm, the low capacity of CO2 sequestration, गलत है ये। The lack of species such as flax, एकदम गलत है। इसका आंसर जो होगा 27 का A ही आंसर होगा। 27 का their ability to prevent coastal erosion and protect against marine storms, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, B होगा। इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। ठीक है,
As an international agreement agreements or forum addressing cyber crime related to wildlife, which of the following is are most relevant? Conservation of international trade in endangered species of wildlife, fauna and fauna, ठीक है, एकदम सही है. कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एकदम सही है. इंटरपोल वाइल्ड लाइफ क्राइम वर्किंग ग्रुप एकदम सही है. तो तीनों इसमें सही होंगे, 1 2 3, ठीक है. 28 का डी होगा. अंडर द रामसर कन्वेंशन विथ रेफरेंस टू द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में वे आपको जीवों को रखा, वे वेटलैंड्स को रखे जाते हैं जहाँ मानव के हस्तक्षेप के कारण वहाँ बहुत अधिक क्या हो रही है, उनका विनाश हो रहा है. इट लिस्ट ओनली द केवलादेव नेशनल पार्क इन इंडिया, नहीं है. केवलादेव नेशनल पार्क के अलावा यहाँ लोकतक झील भी है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है. इट इंक्लूड वेटलैंड्स वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड आर अकरिंग और लाइकली टू बी अकर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एकदम सही है. ह्यूमन इंटरफेरेंस दूसरा सही है एकदम. लिस्टिंग अ वेटलैंड इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड मीन्स दैट इट इज अंडर सीवियर थ्रेट एंड रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एकदम सही है. तो इसमें दो नेशनल, एक केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और लोकतक झील, ये दोनों किस में है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है. तो इसमें ओनली नहीं है तो पहला गलत होगा, तो इसमें 2 और 3 सही होंगे. तो 29 का जो सही है वो है 2 और 3, दूसरा और तीसरा ही सही होगा इसमें, ठीक है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये. टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, यस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लाभ सभी को मिले, इक्वली मिले और फेयर मिले, यही इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है. तो इसका 30 का क्या होगा, 30 का आंसर जो है वो बी होगा, ठीक है. 30 का आंसर जो है वो बी है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो लाया गया है इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? दीज रूल्स मैंडेट द यूज ऑफ मिनिमम रिसाइकिल्ड कंटेंट इन प्लास्टिक पैकेजिंग, ये नहीं है. द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग मस्ट बी 50 माइक्रॉन्स, एकदम सही है, ठीक है. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स कितना हो गया, मस्ट बी 50 माइक्रॉन्स. कितना होना चाहिए, 50 माइक्रॉन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. चलिए, अब है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है. देखिए 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक यूएन ने कमीशन बनाया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, और जिसके हेड थे ब्रंटलैंड, इसलिए उसका ब्रंटलैंड, उस कमीशन को ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है. और इस कमीशन ने क्या किया, इस कमीशन ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और उसी रिपोर्ट में, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, इन दैट रिपोर्ट द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, ओके. उसको साइंटिफिकली क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ है, गिविंग प्रायोरिटी ओनली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एकदम गलत है ये. सेपरेटिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम डेवलपमेंट, एकदम गलत है. मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि वी हैव टू मीट आवर करंट नीड, वट एवर नीड वी हैव टू मीट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. अर्थात हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है अपनी आवश्यकता को पूर्ण के लिए, लेकिन संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर भी रखना है, ये चीजें याद रखनी है. तो इसमें सी आंसर होगा, ठीक है. फिर आपको आ गया विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. EPI इज द बाइनियल इंडेक्स रिलीज्ड बाय द येल यूनिवर्सिटी, नहीं, इसको येल यूनिवर्सिटी जारी नहीं करता, ठीक है, एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी. तो ये याद रखना है आपको. अच्छे EPI है ना, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, यस, इसको करता है ये. इट एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज अक्रॉस सेवरल ब्रॉड पॉलिसी कैटेगराइज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी, सही है. इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन अ टॉप परफॉर्मर, नहीं रहा है इंडिया. तो इसमें
ईपीआई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल यूनिवर्सिटी कोलंबिया के द्वारा। और ये परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज, ये विभिन्न देशों के जो परफॉर्मेंस है इंक्लूडिंग हेल्थ और इकोसिस्टम पर वो आपको प्रदर्शन का आकलन करता है, एकदम सही है। और इंडिया हमेशा का अच्छा प्रदर्शन करता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इसका आंसर 1 और 2 होंगे, तो बी इज द आंसर। अंडर द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, फिर से आ गया नोटिफिकेशन 2006 इन इंडिया, which of the following factors are responsible for dividing category B project into category B1 and category B2? सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट एकदम सही है कि कितना वो प्रोजेक्ट जो है संवेदनशील है पर्यावरण के लिए। और लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कहाँ उसको लगाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम, ये दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। ये दोनों 34 का आंसर देखेंगे आप। 34 जो है, 34 में पहला और दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वह प्रोजेक्ट कितना संवेदनशील है, अर्थात कितना वो पर्यावरण को नुकसान करने जा रहा है, और दूसरा वो कहाँ स्थापित है। तो इन दोनों बातों को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगरी बी से कैटेगरी B1 में और इनटू कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2 में हम उसको डाल सकते हैं। इसमें तीसरा रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हियरिंग में कोई ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेशन मेजर्स इन द EIA प्रोजेक्ट? प्राइमरी मिटिगेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेशन मेजर, एलिमिनेटिंग ऑल नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। परियोजना को शुरू करने से पहले ही सभी नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों का समाप्त करना, ऐसा कुछ नहीं होता। रिड्यूसिंग, एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द नेगेटिव इंपैक्ट, ये देखिए ध्यान से। तीसरा है इनहेंसिंग ओनली द सोशल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी कोई नहीं है। असेसिंग द फाइनेंशियल फेजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी कोई ये नहीं है। इसमें क्या होगा 35 का, रिड्यूसिंग, एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग द नेगेटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। परियोजना के नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करना, समाप्त करना या उसे नियंत्रित करना। तो 35वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 35वां का बी विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए अब 36वां का देखते हैं क्या है। अ हाई वैल्यू ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, यूज टू मेजर वाटर पॉल्यूशन इंडिकेट्स पुअर वाटर क्वालिटी, एकदम सही है कि जिस जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा है, वह जल बहुत अधिक प्रदूषित है, और उस जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? अत्यंत कम है। तो एकदम पहला सही है। इन इंडिया द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज डेजिग्नेटेड एज द प्राइमरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एकदम सही है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव टुगेदर लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ये गलत है। तो 36 का आंसर क्या होगा? बी विल बी द आंसर, 1 और 2। तो BOD देखिए, जल की गुणवत्ता की माप, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय डिजॉल्व ऑक्सीजन। सेकेंड इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया टू बायोडिग्रेड और टू डिग्रेड द pollutants. And third is COD, chemical oxygen demand. तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करने के लिए, उसको ये करने के लिए क्या कहते हैं, कंज्यूम करने के लिए जो डिमांड ऑक्सीजन की चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें तीसरा गलत है, 1 और 3, 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। Under the Forest Conservation Act 1980, which of the following statement are correct regarding the meaning of term forest? The act applies only to areas recorded as a forest in the government record. The Supreme Court judgment in Tamil Nadu Godavaraman Thirumalpad versus Union of India expanded the definition of forest under this act. The definition of forest does not include plantation in non-forest area, ये गलत है। 37 का आंसर क्या होगा? बी, ओनली द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन तमिलनाडु, ठीक है, इन तमिलनाडु TN जजमेंट इन TN गोदावरन तिरुवलंपदापाद
वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर दिस एक्ट, एकदम सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओनली 2 विल बी द आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, भारत में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, विच आर्टिकल, तो 48A में 38 का क्या है, 48A में आर्टिकल, अनुच्छेद 48A में किसके बारे में है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूरी तरह आपको प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन प्रमोट्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एकदम सही है। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि समानता क्षोभ मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है, लेकिन आप टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, विच प्रिवेंट द डिस्पर्सन, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो एकदम सही बात है कि पॉल्यूटेंट्स और ये सब का इन्वर्जन नहीं होगा। ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द एल्बिडो इफेक्ट टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज आर हायर देन द रूरल एरियाज, एकदम सही है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो 39 का आंसर क्या होगा, दोनों सही है, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। उसके बाद है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर द लीस्ट सिग्निफिकेंट। इट हेल्प्स प्रिवेंट CO2 फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, एकदम सही बात है। इट इनेबल फॉसिल फ्यूल प्लांट्स टू कंटिन्यू ऑपरेशन विद द लोअर इमिशन, सही है। इट कन्वर्ट कैप्चर CO2 इनटू इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ये थोड़ा सा गलत। तो 40वां का आर द लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो 40 का जो सी आंसर होगा, 40 का सी, ठीक है, 40 का सी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इससे डे और नाइट होता है। टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस रिलेटेड टू द ऑर्बिटल प्लेन, एकदम सही है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एकदम सही है। तो सीजन में जो चेंजेस आएंगे, सीजन वो 2 और 3 से आएंगे, 1 से दिन और रात होगा। सो डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन, बट tilting of the earth on its axis and revolution of the earth around sun are responsible for the climate change, change in season। तो 2 और 3 सही होंगे, 1 गलत होगा इसमें। इफ अ पर्सन क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कितना है, 180 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट नहीं है। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर वो पूरब से पश्चिम की ओर आता है तो उसको क्या होगा, लूज करेगा 1 दिन या 1 दिन गेन करेगा। और पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है तो वो डेफिनेटली 1 दिन लूज करेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पूरब पहले आएगा, पश्चिम बाद में आएगा। तो अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको क्या होगा, 1 दिन आप लूज करेंगे। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा, बी विल बी द आंसर। ठीक है, उसके बाद है रिवर इरोजन से कौन कौन से स्थलाकृति बनती है, उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म आर प्राइमरली फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ रिवर इरोजन नॉट डिपोजिशन। तो रिवर इरोजन से बनेगा, डिपोजिशन से नहीं बनेगा, अर्थात नदियों के अपर्दन से बनेगा, निक्षेपण से नहीं बनेगा। अलुवियल फैन अपर्दन से नहीं बनता है, ये निक्षेपण से बनता है। गॉर्ज एंड कैनियन ये दोनों इरोजन से बनते हैं। वाटरफॉल इरोजन से बनता है। मियंडर ये इरोजन और डिपोजिशन दोनों से बनता है। तो इसमें जो 43 का जो आंसर होगा और 2 और 3 होगा, तो 43 का जो है बी आंसर होगा, 2 और 3। मियंडर में इरोजन और डिपोजिशन दोनों से बनता है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी जनरली डज नॉट अकर, एकदम सही है। अगर 2 प्लेटें क्या हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो उनके कन्वर्जन से जहाँ कन्वर्जन होगा वहाँ जनरली ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि दोनों प्लेटों की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। इन ओशनिक कन्वर्जेंस द ट्रेंचेस फॉर्म्ड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, एकदम सही है, दूसरा सही है। ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
एकदम सही है। इवन विथ बोथ हैव द सेम थिकनेस, नहीं है, सेम थिकनेस नहीं होता। ओशनिक क्रस्ट जो है इसकी मोटाई जो है वो हार्डली 5 to 10 किलोमीटर होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो है मोटाई वो आपको 100 किलोमीटर तक होती है। एवरेज कितना है? 30 से 35 उसकी मोटाई होती है। तो अगर देखा है तो 3 स्टेटमेंट गलत हैं, 2 ही से है, 1 ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें 2 और 3 आपको दोनों को करने पड़ेंगे। तो 44वां का आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, which of the following factor influence the formation of local wind? फॉर्मेशन ऑफ लोकल हाई एंड लो प्रेशर एकदम सही है, स्थानीय पवन लोकल हाई और लो प्रेशर से बनेगा। टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन स्लोप्स एंड वैली डिफरेंसेस, ये भी होगा, डे एंड नाइट। इफेक्ट ऑफ कोल्ड्स, ये नहीं होगा। 1 और 2 सही होंगे, ठीक है, 1 और 2 सही होंगे, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। These are extra tropical cyclone originating in the Mediterranean Sea, एकदम सही है। They are important for only for खारिफ क्रॉप, नहीं है, राबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। These winds enter India with the subtropical westerly jet stream, एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है इसमें, दूसरा गलत है। With reference to the distribution of ocean salinity, consider the following statement. Salinity is low in area of high rainfall, एकदम सही है, क्योंकि रेनफॉल से वहाँ स्वच्छ पानी मिल जाएगा। Compared to the tropical region, the surface salinity is higher in the polar region, नहीं, ये गलत हो जाएगा। Salinity is higher in enclosed sea than in open sea, एकदम सही है। Evaporation is higher in fresh water, ठीक है। तो इसमें आपको 1 और 2 सही है, यानी कि 47 का आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओशन करंट 1 होगा 47 में। In the context of ocean currents, which of the following statement are correct? The Gulf Stream is in the North Atlantic Ocean is a warm current, एकदम सही है, and that keep the port of Northern Europe ice free from throughout the year. मान सकते हैं इसको, क्योंकि नॉर्थर्न अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम को ही आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं आगे, तो मान सकते हैं इसको। कोल्ड करंट्स यूजुअली फ्लो अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। द पेरू करंट ऑल्सो नोन एज हम्बोल्ट करंट इज अ वार्म करंट, एकदम गलत है। तो ओनली 48 का 1 सही होगा, 48 का फर्स्ट ही आंसर सही होगा, ए, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विद द टर्म इकोटोन? इकोटोन किसे कहेंगे? इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम, अर्थात 2 इकोसिस्टम, 2 जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को इकोटोन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 और मोर डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, एकदम सही है। 49 का क्या होगा? बी आंसर होगा। 50 का देखते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल एडाप्शंस आर एक्सपेक्टेड इन प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन टू मिनिमाइज वाटर? डेजर्ट यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्लांटों की जो क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ, उनकी क्वालिटी होती है। तो मोटी और मोम क्यूटिकल एकदम सही होता है। थिकनेस एंड वैक्सी, कन्वर्जन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन सही है। सुकुलेंट स्टेम्स ऑफ वाटर स्टोरेज एकदम सही है। तो इसमें 1, 2, 3 सही होंगे, ठीक है। 50 का। 51 का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सुनामी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुनामी वेव्स इंक्रीजेज इन हाइट एंड डिक्रीजेज इन द स्पीड व्हेन एंटरिंग इन द शैलो वाटर, एकदम सही है। सुनामी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय सडन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सी फ्लोर, सही है। मोस्ट सुनामी आर एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन, एकदम सही है। तो 51 का तीनों सही हो गए, 1 और 2, 3 तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप? कॉकेकस सही है, यूराल सही है, एटलस गलत है। एटलस तो अफ्रीका में है, इस वेस्टर्न पार्ट में, इसमें 1 और 2 सही होंगे, ठीक है। 52 का सी answer will be 1 and 2. Then comes 53. In the context of African continent, consider the following statement. It is the only continent through which the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes, एकदम सही है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। It hosts the world longest river, the Nile, एकदम सही बात है। Largest desert भी है वहाँ। The Atlas mountain are located in the eastern part, नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है एटलस माउंटेन, ईस्टर्न पार्ट में नहीं है। इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि इसका सी आंसर होगा, तीसरा गलत है।
In the context of North America, which of the following lakes are part of the Great Lakes and form the boundary between USA and Canada? ठीक है, तो ग्रेट लेक्स में आता है लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी एंड ओंटारियो. ओके, लेक मिशिगन इज इंटायरली, तो इसमें आपको लेक स्लेव लेक जो है वो कनाडा का है, बियर लेक कनाडा का है, लेक सुपीरियर एंड ह्यूरन ये दोनों ग्रेट लेक्स के पार्ट हैं. ग्रेट लेक्स में 5 लेक हैं, ह्यूरन है, मिशिगन है, सुपीरियर है, ईरी है, ओंटारियो है. इसमें ऑप्शन में लेक सुपीरियर एंड ह्यूरन है, इसलिए 2 और 3 ही सही होंगे. तो 54 का बी आंसर सही होगा, 2 और 3. In the context of Indian geological structure, consider the following. The peninsular plateau is the oldest and most stable part of India. एकदम सही है. ठीक है, उसके बाद है the Himalayan mountain range was formed by the folding of sedimentary rocks during the Tertiary period. एकदम सही है. The Ganga plains are mainly composed of the latest alluvial deposition. एकदम सही है. तो 55 का 55th का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी विल बी द आंसर. तीनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया कितना है? 8 डिग्री. मेनलैंड का अगर देखा जाए, मेनलैंड लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 से डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 से 25 डिग्री. तो आपको ये मेनलैंड का 56 का क्या है? 56 का ए विल बी द आंसर. ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट. Regarding the Bhabar region of in India, physical division, which of the following feature are correct? It is a narrow belt parallel to the foothills of the Shivalik. एकदम सही बात है. It has a high porosity and river go underground due to large boulders. एकदम सही है. It is highly fertile. fertile नहीं होता. ठीक है, cultivation of sugarcane नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, इसलिए यहाँ का सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ बड़े बड़े ट्रीज कैन थ्राइव्स हियर. ओके, बिग ट्रीज कैन थ्राइव्स हियर बट नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर. तो इसमें 1 और 2 सही होंगे. भाबर है, उसके बाद भाबर के बाद तराई रीजन आता है, फिर बांगर, खादर, डेल्टा, ये सब क्या है? अलुवियल फिजिकल डिवीजन है किसके? गंगा प्लेन के. तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा गलत होगा, 1 और 2 ही सही होंगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी? नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी. कृष्णा एंड महानदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. नर्मदा एंड तापी आर द ओनली 2 रिवर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. माहे भी है उस तरह, बहुत सारे ऐसे, इंद्रावती इज देयर, मीठी रिवर इज देयर. ओके, सारावती रिवर जो है आपको ड्रेन करती है अरेबियन सी में. बहुत सारे रिवर हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ये दोनों इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दे आर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी. तो इसमें 1 और 2 सही होंगे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट में आपको आएगा यमुना आएगी, उसके बाद यमुना के बाद फिर घग्घर आएगा, घाघरा, फिर गंडक, देन कोसी. यस, तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4. 59 का क्या होगा? 59 का ए. 2, 3, 1, 4. पहले यमुना मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है. याद रखना है, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ट्रिब्यूटरीज कहाँ से मिलती है, क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ In the context of retreat of Indian monsoon, consider the following statement. During the period, the low pressure condition, retreating monsoon, in the context of retreat of monsoon, ठीक है? During this period, the low pressure conditions over the northern plain changes to the high pressure. एकदम सही बात है. It is the main cause of winter rainfall in the coastal area of Tamil Nadu. एकदम सही है. During this period, the risk of tropical cyclone increases along the eastern coast. एकदम सही है. तो all these 3 are correct. ठीक है, तो तीनों सही हैं इसमें. 1, 2, 3 सही होंगे. In the context of laterite soil, consider the following statement. These soils develop in the area with high temperature and heavy rainfall. एकदम ये क्या है? स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है. तीनों स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियरली, फर्स्ट स्टेटमेंट इज these soils they are rich in humus and highly fertile for cultivation of all crops. No, laterite soils are not very fertile. They are not fertile. Generally, they contain the nodules of iron and aluminum. That's why they are not fertile. Okay.
नेक्स्ट दे अपेयर रेड मेनली ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स, एकदम सही है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो रेड होता है. तो इसमें नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर. तो इसमें 61 का क्या है, आपको सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 सही होगा. तो 61 का आंसर क्या होगा, विल बी बी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 200 सेंटीमीटर, एकदम सही बात है. दे हैव मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रीज एंड द वुड इज वेरी हार्ड, एकदम सही है, बिकॉज ऑफ वाटर. द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल एट वंस, यस, इस जंगल के सभी पेड़ जो है एक साथ अपने पत्तियों को नहीं गिराते, ठीक है, तो सही है. तो इसमें क्या होंगे, 1 2 3, 62 का तीनों सही है. 62 is D is correct answer. In the context of Wildlife Conservation Act in India, consider the following. Project Tiger was launched in 1973, एकदम सही है. Project Elephant was started in 1992, एकदम सही है. Both projects are implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Yes, this ministry was formed in 2014. Ministry of Environment and Forest, Environment, Forest and Climate Change 2014 में बना था ये मिनिस्ट्री. तो 63 का आंसर क्या होगा, डी विल बी द आंसर. अब आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया, विच आर द फॉलोइंग. दे आर सॉल्ट टॉलरेंट एंड एडेप्टेड टू ग्रो इन लो ऑक्सीजन एंड सॉइल कंडीशन, एकदम सही है. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और उस जगह उपजते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. दे एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट कोस्टल इरोजन, एकदम सही है. द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया इज द अंडमान एंड निकोबार, एकदम गलत है, आपको बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के पास. तो 64 का आंसर 1 और 2 होगा. 64 का ओनली ए, 64 का आंसर क्या होगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है. 65 देखते हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए फेमस है, एकदम सही है. लोकटक लेक जो है संगाई डियर के लिए फेमस है, एकदम है. गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन. तो तीनों आंसर इज करेक्टली मैच्ड, ऑल 3 आर, ठीक है. तो 65 का आंसर क्या होगा, 65 का आंसर डी होगा, ठीक है. चलिए अब आते हैं हम 66 में. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. टर्शियरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टर्शियरी सर्विस सेक्टर का आता है, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं. क्वाटनरी नहीं आता. क्वेनरी गवर्नमेंट सर्विसेज सही है. प्राइमरी माइनिंग सही है. तो प्राइमरी और क्वेनरी ये आपको 3 और 4 सही हैं इसमें. तो आंसर 66 का क्या होगा, बी होगा. 66 का क्या होगा, 66 का बी आंसर होगा. 3 और 4 ही सही हैं. टर्शियरी में आपको सर्विस सेक्टर आता है और क्वाटनरी में जो है ये डिसीजन मेकिंग्स मेरा आते हैं सब. इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर द फॉलोइंग. दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है. दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल इनटू मोर वेलेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट, एकदम सही है. दे आर लिमिटेड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, ये गलत है. बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शंस ऑल अंडर दिस कैटेगरी, एकदम सही है. तो इसमें 1 और 3 सही होंगे, अर्थात 67 का क्या है, बी विल बी द आंसर. सी में आप सेकेंड आंसर जो है वो बी, इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज को शामिल नहीं किया जाता है, ये गलत है क्योंकि दोनों को शामिल किया जाता है इसमें. In the context of factor influencing the population distribution, consider the following statement. Temperate regions are generally more densely populated than polar region, एकदम सही बात है. polar region में तो बर्फ ढका रहता है. polar region is covered with ice throughout the year, that's why population is very less. Temperate region has comparatively higher density of population. Plains have lower population density than hilly areas, this is wrong. Plains are providing the most favorable condition for the development, for the growth of human being. So plains में lower population density नहीं मिलता, higher मिलता है. Industrializations always attract population even if the climate is unfavorable, एकदम सही है. तो इसका आंसर क्या हो गया, only 1 and 3, first and third will be the answer. In the context of migration, which of the following act is push factor? push कहाँ करेगा, जहाँ गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी. हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम पुश करेगा वहाँ से. पॉलिटिकल परसिक्यूशन एकदम पुश करेगा. बेटर एजुकेशन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ये
पुश नहीं करेगा, ये पुल करेगा, खींचेगा, तो ये नहीं होगा। एपिडेमिक्स, ये भी क्या करेगा, अगर बीमारी होती है तो वहाँ से लोग पलायन करेंगे। तो 1 2 4 1 2 4 विल बी द आंसर। 69 का बी आंसर होगा इसमें, ठीक है। अब 70 का आंसर देखते हैं। 70 में क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। लीनियर डेवलपमेंट अलॉन्ग रिवर, रोड्स एंड कैनाल, एकदम सही है। लीनियर पैटर्न ऑफ, यानी कि लोग घर कहाँ बनाएंगे, सड़कों के किनारे बनाते हैं, तो कैसा होगा वो, रेखीय आवास होगा वो। सर्कुलर कहाँ होगा, किसी पॉन्ड के या लेक के या विलेज के चारों अगर कोई गांव बसता है तो सर्कुलर हो जाएगा। स्टार शेप्ड, जहाँ कई सड़कें आकर के मिलती है वहाँ बनेगा। डेवलप्ड एट क्रॉस रोड ऑफ सेवरल रोड्स, एकदम सही है। तो इसमें 70 का जो आंसर है वो 1 2 3 तीनों होंगे। 71 में देखते हैं, बुशमैन कलाहारी डेजर्ट एकदम है। बुशमैन जो है वो कलाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग पालते हैं ये। ऑस्ट्रिच, दे यूज टू रेयर ऑस्ट्रिच। मसाई, ये ईस्ट अफ्रीकन का ट्राइब है जो बेसिकली पेस्ट्रो एग्रो इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, जानवर चराते हैं। सेमांग मलेशिया की जनजाति है, एकदम सही है। तो इन तीनों का सही होगा। तो 71 का आंसर क्या होगा, 71 विल बी डी, ठीक है। 72, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी व्हाट आर द फीचर ऑफ स्टेज 2। स्टेज 2 में, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दोनों हाई होता है, इसलिए पॉपुलेशन स्टैटिक होता है, स्टेगनेंट होता है वहाँ। सेकेंड में क्या होता है, डेथ रेट शार्पली डिक्लाइन करता है, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट हाई रहता है। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एकदम सही है, हाई डेथ रेट गलत है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में हाई बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट होता है, इसलिए रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। इसमें 1 और 3 सही होंगे। आंसर विल बी बी ओनली, ओनली 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉकेसाइड। कॉकसाइड प्रजाति की कौन कौन सी विशेषता होती है। ब्रॉड हेड एंड शॉर्ट नोज, एकदम गलत है, शॉर्ट नोज नहीं होते, इनके लंबे नाक होते हैं। थिन लिप्स एंड वेवी हेयर, पतले होठ और लहरदार बाल, एकदम सही है। 73 का ये वाला सही है। स्किन कलर रैंगिंग फ्रॉम फेयर टू ब्राउन, एकदम सही बात है। तो 73 का आंसर जो होगा 2 और 3 होंगे, बी विल बी द आंसर। तो 73 का आंसर क्या होगा, बी। देन इन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट विच आर द फॉलोइंग सिटीज बेस्ट रिप्रेजेंटेड सिंगल फंक्शनल सिटीज। पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल सेंटर है, एकदम सही बात है। वाराणसी रिलीजियस सेंटर है। न्यू दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, एकदम। मुंबई पोर्ट सिटी है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि 74 जो है वो चारों सही होंगे इसमें, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। इक्वेटोरियल रीजन एकदम सही है, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, बहुत अधिक बारिश होती है। ट्रॉपिकल डेजर्ट, यहाँ भी आपको स्पार्सली पॉपुलेशन है क्योंकि क्लाइमेट बहुत हार्श है। हाई माउंटेनियस रीजन ऑल्सो, यहाँ भी आपको क्लाइमेट इज़ वेरी हार्श, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इन तीनों जगहों पर आपको पॉपुलेशन क्या होगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड होंगे, यहाँ पॉपुलेशन कम होगा। तो आंसर क्या होगा 75 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस आर नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। इसमें 1 2 3 होंगे, चौथा नहीं होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं होगा। फोर्थ विल बी नॉट, इसका तो ऑप्शन ही सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। अच्छा, नॉट यूज्ड, ओके ओके सॉरी, नॉट यूज्ड। तो इसमें आपको फोर्थ विल बी नॉट यूज्ड एंड यस। तो 74 का 76 का आंसर क्या होगा, बी को हम यूज़ नहीं करते, नॉट यूज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम यूज़ नहीं करते, बाकी पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यूज़ करते हैं, और कितने साल आप स्कूल में रहें उसको हम यूज़ करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को,
Consider the following statement. Manufacturing industries are often attracted to region with cheap and skilled labor. मान सकते हैं इसको. Industries with high transportation cost for raw material are often located near the source of raw material. एकदम सही है. Consumer oriented industries are generally located near the market. एकदम सही है. तो इसका आंसर जो है 77 का D will be the answer. 77 का क्या होगा? D आंसर होगा. इसको याद रखना है आपको. In the context of the world population age sex pyramid, what does a bell-shaped pyramid indicate? ठीक है. एज सेक्स पिरामिड में बेल शेप्ड में क्या होता है? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा. लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन नहीं होगा. ऑलमोस्ट इक्वल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड रिजल्टिंग इन स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ. एकदम यही सही होगा. 78 का सी होता है. ठीक है ना. तो जो बेल शेप्ड पिरामिड है उसमें क्या होगा? आपको इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट होगा ऑलमोस्ट, और रिजल्टिंग इन स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा वहाँ. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप डेंसिटी इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एकदम सही है. इंक्रीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. क्रॉप इंटेंसिटी, डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है इसका. यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स सही है. इंप्रूवमेंट इन लैंड टेन्योर ये भी सही है. तो इसका आंसर जो होगा वो 134 ही होगा. 79 का बी. 79 का आंसर क्या होगा? बी. इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से आपको क्रॉप डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ होता है? जहाँ बारिश जो है वो लेस देन 75 सेंटीमीटर से कम होती है. एकदम सही बात है. ओनली ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स लाइक रागी, बाजरा एंड चिक पी आर ग्रोन. ठीक है. एकदम सही है. यहाँ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप ही बात है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मिंग इज टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर. एकदम सही है. तो 80 का जो आंसर होगा डी विल बी द आंसर. In the context of land use pattern in India, consider the following statement. The net sown area has increased significantly since independence as more land has been cleared for agriculture. ये गलत है. स्टेटमेंट ही सही नहीं है. The area under forest is defined legally as notified forest area, not just as the actual forest area. एकदम सही बात है. Wasteland and barren lands refer to land that cannot be brought under cultivation of with current technology. ठीक है. तो हाँ, 2 और 3 इसमें सही होंगे 81 का, क्योंकि फर्स्ट जो है नेट सोन एरिया इंक्रीज नहीं किया है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस. 2 और 3 सही है. ठीक है. सो 81 का आंसर क्या होगा? बी विल बी द आंसर. 2 and 3. इन द कंटेक्स्ट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज टोटल रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स. एकदम सही है. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन कंट्रीब्यूट द मोस्ट टोटल रिन्यूएबल. ठीक है. सबसे ज़्यादा है ग्राउंड वाटर रिजर्व यहाँ का. सरफेस वाटर इज प्राइमरली यूज फॉर इरीगेशन वाइल द ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. एकदम सही है. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर आर एन इफेक्टिव वे टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन. ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं. सो 82 का जो है 1 और 2 सही है. ठीक है. 82 का आंसर क्या होगा? 1 एंड surface water is primarily used for irrigation while ground water is domestic and industrial. नहीं. 2 is incorrect. Surface water is primarily used for irrigation while ground water is used only for domestic and industrial purpose. नहीं. ठीक है ना. ये गलत है. Water conservation structure are an effective way to increase ground water level. एकदम सही बात है कंजर्वेशन का. 1 और 3 सही होंगे इसमें. In the context of Indian mineral belt, consider the following pair. ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज सही है. नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट नॉन फेरस मिनरल पेट्रोलियम सही है. साउथ वेस्टर्न बेल्ट बॉक्साइट, हाई ग्रेड आयरन ओर एकदम सही है. तो ऑल 3 आर करेक्ट. 83 का आंसर क्या होगा? डी विल बी द आंसर. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. India has the largest reserve of thorium which is an important source of nuclear energy. एकदम सही है.
कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, मेनली फाउंड इन दामोदर वैली, ठीक है। गोंडवाना कोल विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया हैज़ एंड हाई एस एंड लो सल्फर कंटेंट, एकदम सही है। तो 84 का क्या होगा, डी विल बी द आंसर। 84 का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा इसका। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिक इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, आधारभूत उद्योग, ठीक है। इंडस्ट्रीज, ठीक है, देखिए आप लोग ऑप्शन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स टू अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, एकदम सही है। वे उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल या उपकरण प्रदान करते हैं उसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इन इंडिया द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। एकदम सही बात है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को ही, क्योंकि इसी से सारा मशीन बनता है। द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, एकदम गलत है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, वहाँ बेसिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस आर करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड करेक्ट नहीं है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, in the context of factor affecting the location of the cotton textile industry in India, which of the following factors are least important? Proximity of to raw material, ठीक है, least ability of humid climate, एकदम सही है, एकदम फर्स्ट वाला भी सही है। गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड टैक्स इंसेंटिव, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस टू मार्केट, तो ए बी एंड डी सही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड टैक्स इनिशिएटिव, ये गलत है। सी इज नॉट आर लिस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन वाला दीजिए ना, है नहीं, कल कराऊंगा, अभी ला के दे दीजिए क्लास खत्म होने के पहले। In the context of India's foreign trade, consider the following statement. So 86 का आंसर क्या होगा, C will be the C का 86 में आपको C is not very factors are least important. Okay. In the context of the foreign trade, consider in the last 2 decades maritime route have contributed significantly to India's total foreign trade, एकदम सही है। India's trade balance has generally been in deficit, एकदम सही है, deficit trade balance है इंडिया का। In recent years, the United States has become a more important trade partner than China, ठीक है, एकदम सही है। United States has become a more important trade partner than China, हाँ, तो इसमें तीनों सही है, ठीक है। Now, in the context of railway in India, consider the following. Railway density in India is highest in region with dense population, high industrialization and flat terrain, एकदम सही बात है कि भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ आपको क्या मिलता है, फ्लैट एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ रेलवे की डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। द कोंकण रेलवे वाज इंडियाज फर्स्ट रेलवे लाइन, नो, भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने बनी थी 53 में, तो सेकंड गलत है। इंडियन रेलवे हैज़ अडॉप्टेड ब्रॉड गेज एज द स्टैंडर्ड गेज इज यूज्ड फॉर मोस्ट मेन लाइन्स, एकदम सही है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, सो बी इज करेक्ट। In the context of national highway in India, consider the following statement. National highway form the network of the most important roads in the country and constitute a large portion of total road length.
नेशनल हाईवे फॉर्म द नेटवर्क ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन द कंट्री, एकदम सही बात है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल रोड लेंथ, एकदम गलत है, ये सिर्फ 2% है। द नेशनल हाईवे इज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया बट कैरी मोर देन 40% ऑफ द टोटल transportation, total goods and people. So 40% of the movement of goods and per people takes place through the national highways, ठीक है ना। 2% of the total length of total road length but carry 40% of the total goods and goods. The construction of the maintain of the national highway is primarily carried out by the central public work department, एकदम सही बात है। The primary purpose of national highway is to connect state capitals, एकदम सही है। 2 and 3 are correct, not first. In the context of communication services, consider the following: satellite communication is useful only for long distance transmission due to high cost, एकदम गलत है ये। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत सस्ता कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इन इंडिया द ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम हैज़ प्लेड अ की रोल इन एक्सपेंडिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम हैज़ प्लेड अ की रोल इन एक्सपेंडिंग द टेलीकम्युनिकेशन, एकदम सही बात है। इंटरनेट सर्विसेज कम अंडर द टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एकदम सही बात है। सो 2 and 3 आर करेक्ट, नॉट फर्स्ट, बिकॉज सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, सस्ता कम्युनिकेशन है, ठीक है। In the context of population growth in India, which of the period is known as the stage of stationary growth? Stationary growth का पीरियड कब से है? देखिए 1901 से 1921 के बीच, 1921 से 51 के बीच जो हमारा स्टेशनरी ग्रोथ का है, 1951 से 81 के बीच वेरी हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड है। तो इसमें आंसर जो होगा वो 21 से 51 के बीच में होगा, ठीक है। 91 का बी आंसर होगा, ठीक है। 91 का आंसर क्या है? बी। Now, in the context of migration in India, consider the following statement. Migration यानी कि भारत में प्रवसन, ठीक है ना। In interstate migration in India, the share of rural to rural migration is the lowest. ये गलत है। नहीं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन डोमिनेट्स द मेजर माइग्रेशन फ्लोज मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, एकदम सही बात है। अमॉन्ग वुमेन मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट रीजन कॉजिंग लार्ज स्केल रूरल टू रूरल माइग्रेशन, एकदम सही है। सो 2 और 3 इज करेक्ट। 92 का आंसर क्या होगा? बी विल बी द आंसर। अब आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया, which statement is best described? Which statement best describes it? Urban settlements are those where more than 75% of the male population is engaged in non-agricultural activities. एकदम सही है। अर्बन सेटलमेंट किसको कहा जाता है? जहाँ की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500% पर स्क्वायर किलोमीटर, and 75% of the working male population should engaged in non-agricultural activity. एक सही है, फर्स्ट सही है। All state capitals regardless of populations are considered urban settlements, ये गलत है। Rural settlements are those with a population of less than 5000, ये भी गलत है। Population density alone in the only criteria to declare an area in urban settlement, गलत है। इसमें most appropriate answer है नंबर A, urban settlements are those where more than 75% of the male population is engaged in non-agricultural activities. Now, which of the following factors are responsible for the decline in pulse production in India? Decline. Lack of minimum support price for pulse crops, ये गलत है, because government of India is increasing. High incidence of pest and disease in pulses crop, ये सही है। Due to the expansion of irrigation facilities, farmers prefer crop like rice and wheat, एकदम सही है। So 2 और 3 सही होंगे इसमें। So 94 का आंसर will be 2 and 3, ठीक है। Only 2 and 3, 94 का आंसर क्या होगा? B will be the answer.
उसका आते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड IT इंडस्ट्री इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. These industries depend more on proximity to the market than a raw material. एकदम सही बात है. सॉफ्टवेयर एंड IT टेक्नोलॉजी मार्केट पर ही ज़्यादा होते हैं. ह्यूमन कैपिटल स्पेशली एबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकलाइजेशन फैक्टर्स. एकदम सही है. आप देख लीजिए गुड़गांव इस सब में क्या है, नंबर ऑफ IT सेक्टर्स आर मोर बिकॉज ऑफ हाई एबिलिटी ऑफ हाई स्किल लेबर. गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम हैव प्रमोटेड देयर डेवलपमेंट. एकदम सही है. सो 95 का आंसर 1 and 2 and 3 तीनों है. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज कोस्टल पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड. कांडला टाइडल पोर्ट है, एकदम सही है. विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट है. हल्दिया रिवराइन पोर्ट है, ये गलत है. ठीक है. इनकरेक्टली मैच्ड, तो नंबर 3 इज इनकरेक्टली मैच्ड. ठीक है. 96 का क्या होगा, डी. सॉरी, हल्दिया. कोलकाता पोर्ट इज हल्दिया पोर्ट. ठीक है. तीनों सही है. इसमें रिवराइन पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट होना चाहिए था यहाँ. कोलकाता पोर्ट इज अ रिवराइन पोर्ट. विशाखापट्टनम इज अ डीपेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया. कांडला इज अ टाइडल पोर्ट. कांडला का पोर्ट का नाम भी चेंज हो गया है, नाउ इट इज अ दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, गुजरात में है. ठीक है. नेक्स्ट है in the context of non-conventional energy source in India, consider the following statement. India is among the top 5 countries in wind energy production. एकदम सही है. The maximum potential of tidal energy in India is considered only in the Gulf of Khambat. ये गलत है. Only नहीं है, हाँ. The maximum potential is of tidal energy is in Gulf of Khambat, but not only. Biomass energy is considered a renewable energy resource source. एकदम सही है. So 1 and 3, because only word is mentioned, is in question number 2 only word is given, that's why number 2 is not correct. 1 and 3 are correct. So B is the perfect answer. 1 and 3. Landlocked states. In the context of the concept of landlocked states in India, which of the following states are not landlocked? Are not. ये तो सभी लैंडलॉक्ड ही हैं. मध्य प्रदेश इज लैंडलॉक्ड. Bihar is landlocked. Odisha is not landlocked. Yes. Odisha is the coastline. So 1, 2 and 4 are landlocked. Odisha is the only state of India according to this question. Okay. Odisha is not landlocked. It has a coastal boundary. Now, according to the census of India, which of the following are part of working population? Working population. Okay. Main worker and marginal workers both are the part of 1 and 2. 99 का क्या होगा? B. So 99 का B will be the answer. 100 का क्वेश्चन का है, in the context of petroleum consider the following. It is mainly found in the sedimentary rocks in the folds of anticlines. एकदम सही है. Anticlines में ही मिलते हैं. In India, significant petroleum reserve are found only in offshore area. This is wrong. Offshore में मिलता है and offshore and onshore दोनों जगह मिलता है. Petroleum is known as black gold. एकदम सही है. पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं, because it is very valuable. Okay. So all these are. So इसमें क्या है? दूसरा गलत है. 1 and 3 are correct. Okay. So today we have discussed 100 question and these questions are very important for your examination. बहुत महत्वपूर्ण है. तो आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चंस को देखें और those who are preparing for those who are going to appear in the 2026, okay, I am kindly requesting to all, please go through the current affairs
okay, of all the subjects, especially geography, environment, economy, because the number of questions are increasing from these sectors, geography, environment and economy. Okay. So, almost 50 questions UPSC is asking from these two sectors, 25 to 30 questions from economy and 20 to 25 questions is from geography and environment. So, and most of the questions are related to current, ठीक है ना, वो related किससे, current से है. So, please go through the currents, whatever in news, okay, related to environment, geography and economy. So, please go through that, okay. तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है. ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया. इसमें से जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपने देखा होगा, 35 to 40 क्वेश्चंस, दे आर फ्रॉम इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है. द क्वेश्चंस आर अप टू द मार्क ऑफ, अप टू द क्वेश्चंस ऑफ UPSC, ओके, द लेवल ऑफ UPSC. इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द पर्पस ऑफ वेदांता IAS इज टू प्रोवाइड द बेस्ट quality services to those who are preparing for quality coaching to those who are preparing for civil services. Okay, we have a very good record. Okay, we have our institution has given a large number of successful IAS and IPS officers. Okay. Look, nobody can make you nice civil servant, but we provide the best guideline. Okay, we can claim, हम claim कर सकते हैं कि our institution is providing the best guideline for this examination. Okay, so if you are preparing or planning to prepare, you can consult with our institution. Okay, you can visit. You have on website you will get the numbers. You can visit our office, which is located in Mukherjee Nagar as well as in Rohini. Rohini is the head office. Okay, you can take demo classes, interact with the faculties, interact with the staffs. There is a library facilities. All these things are available. So you can take the advantage of this. Okay, and fee is also very reasonable. Okay, the most thing is fee is reasonable. Fee plus you will get the very qualified and very qualified faculties, those faculties who are appeared in the interview. Okay, you will interact with the faculties who are who took part in interview, okay, who passed the mains examination. Unfortunately, they are not selected, but you can take the advantage of this. So, we have discussed 100 questions today. आज हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है. And I hope you all have enjoyed the question. The way we have the questions we have today we have discussed are very important. Okay, and they are similar to the questions are similar to the UPSC is asking. जिस तरह UPSC क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. So, we have completed the 100 questions. Next, in the next class, I will discuss about the questions of geography. Okay, geography we have done. So, in the next class, I will discuss about the questions of in the next video. I will discuss about the
about economy, Indian economy, the probable questions, and when you will solve and go through, you will get the, definitely you all will get the benefit from this.